Good morning and good morning to Finoglobin's webinar. Finoglobin is a AMFI registered mutual fund distributor. ARN is 169186. So good morning everyone and thank you for being on time. हमारे ये सेकेंड सेशन के लिए जो हमने ये सीरीज में रखा है. And 2 हफ्ते पहले we saw some interesting topics on Indian equity markets where we had दिनशॉ ईरानी जिन्होंने हमें एड्रेस किया था. और उसके बाद वी हैड राजस पाठक जिन्होंने साइबर हाइजीन और डिजिटल वेलबींग पे बात किया था. और वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर बोथ द सेशंस. बट देन वी ऑल्सो गॉट फीडबैक सेइंग के थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया था और ऑलमोस्ट 2 घंटे तक हो गया था. एंड इन टूडेज टाइम थोड़े लोगों के पेशेंस कम हो गए हैं टू टू अटेंड अ सेशन फॉर 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच. सो टेकिंग द फीडबैक हमने ये बार ऐसे सोचा है कि हमने एक ही सेशन रखा है और ये सेशन 45 मिनट्स का होगा. और जो हमने एक और टॉपिक प्रपोज किया था प्रॉब्ली विल हैव इन द कमिंग मंथ्स. सो आज हमारे साथ और जो टॉपिक हमने रखे हैं सो ये टॉपिक कंप्लीटली अलग है जो पिछले 2 टॉपिक रखे थे हमने. सो आज का जो टॉपिक है इट्स बेसिकली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड एफडीज. So what are these? So typically bonds, debentures, but how safe are they for the individual investors? तो ये जानने और समझने के लिए और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वी हैव someone who is a big name in this field, Ruchir Shah. Ruchir Shah is head of strategy at NDX Financial Services Private Limited. और इनके पास 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरप्रेन्योर्स जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में रहा है. रुचिर इसके पहले ही वाज विद एक्सेंचर एंड सिटी बैंक लीडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक दीज ही इज वर्क विद. और आज एनडीएक्स में ये एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने का मतलब ऑब्जेक्टिव और फोकस रखा है जिसका ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को हर इन्वेस्टर के लिए इजी और एक्सेसिबल बनाना है. सो ओवर टू यू रुचिर. वी विल स्टार्ट ऑन टाइम. सो ये ऐसे रहेगा कि अनदर 30 मिनट्स रुचिर विल मेक हिज प्रेजेंटेशन. और उसके बाद प्लेटफॉर्म विल बी ओपन. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें आंसर करने के लिए रुचिर विल बी देयर फॉर अस फॉर अनदर 15 मिनट्स. सो बाय 10:45 10:50 our session should get concluded. Over to you, Ruchir. Thank you. All right. Thank you so much, Swapnil Bhai, for the warm introduction. I have noted your point. We will make sure that we keep this presentation on point. So first of all, thank you so much, everyone. आप लोग ने Saturday morning को time निकाल के on time. I'm seeing a very healthy participation. So without further ado and not wasting any more time, let me get right to the presentation itself. इट्स 20 और स्लाइड प्रेजेंटेशन. मैं मोस्टली कॉन्वर्सेशन हिंदी में रखूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैं आपको समझा पाऊँ कि फिक्स इनकम क्या है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके एसेट में एलोकेशन क्यों होना चाहिए, एंड उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. राइट, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव. एंड देन वी विल ओपन इट अप फॉर Q&A. लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन. Yes, we can see your screen. Okay. My screen is visible, right? Yes, it is. Perfect. All right, let's get started. So, when we talk about investments, let's talk about the basic asset classes जहाँ पे investment कर सकते हैं. Right? I'm going to just set the basics की generally speaking आप जब investment करते हो आप consider करते हो gold, equity, real estate या fixed deposits. ये 4 investment allocation opportunities है आपके. और हर किसी के अपने pros and cons हैं. Equity में आप long term wealth create कर सकते हो but उसमें volatility का risk रहता है in the short term. गोल्ड में इट इज हाईली लिक्विड एसेट बट वहां पे स्टोरेज इश्यूज काफी हो सकते हैं अगर आपने फिजिकल गोल्ड काफी खरीदा है.
रियल एस्टेट वेरी टैंजिबल एसेट, गिव्स यू सोशल स्टेटस, बट उसके लिए बहुत सारा पैसा, हाई एंट्री बैरियर है, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड इट इज रिलेटिवली इलिक्विड इन नेचर. जबकि फिक्स डिपॉजिट है सेफ, ट्रस्टवर्दी, इजी टू अंडरस्टैंड, बट रिटर्न सब ऑप्टिमल है इन टूडेज एनवायरमेंट. एंड दोज आर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज दैट यू हैव, राइट. नाउ जनरली स्पीकिंग, जब कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एंड पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के बारे में सोचता है, there are different types of investors. There are conservative, moderate, and aggressive investors. They based on their overall allocation to other asset classes versus debt. So, conservative investor would probably be in a 70-30 bracket, and aggressive investor would probably be in the 90-10 bracket. बट वेन जब हम यही कंपेयर करते हैं इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज के पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से, तो उनका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड रहता है. जैसे आप देखोगे लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज है जो ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, जहां पे अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट एसेट क्लासेस में पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है. एंड द एलोकेशन इज लिटिल मोर less prone to volatility. Yeah, whereas retail portfolio is a little more highly prone to volatility, right? Because वहां पे asset concentration थोड़ा ज्यादा हो जाता है. So when we look at this kind of skewed asset allocation, what let's take a step back and let's understand कि आपका portfolio construct कैसे होना चाहिए, right? On one side, you have growth assets, equity, mutual funds. They are great for your long-term growth potential, for your to create your long-term wealth, capital creation create करने के लिए, and when you are expecting returns which are closer to upwards of 10%, closer to 15% annualized returns. On the other side, traditionally हम जब invest करते थे gold and fixed deposits में, they were considered as hedge asset classes, right? Hedge asset classes मतलब कि equity और अगर एक direction में जा रहा है तो these asset classes go in the other direction. If equity is going down, these asset classes go up. तो ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस अच्छे से कर देता था. बट पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिटर्न्स हैव स्टेडीली डिक्लाइंड बिकॉज आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स हैव स्टेडीली डिक्लाइंड, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स एनीवेयर बिटवीन 6 to 7% मिल रहे हैं. They are hardly inflation beating in nature, right? And it's not basically giving you any sort of capital creation opportunities. And gold, in fact, is no longer inversely correlated. वो equity की direction में move हो रहा है. Equity जो direction में जा रहा है वही direction में gold move हो रहा है. Both are going up और both are going down simultaneously. So this leaves a very big gap. The gap for your portfolio में जो stability लाता है, your portfolio में जो anchor create करता है, ये stability जो provide करता है आपके portfolio में, जहां पे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, जहां पे आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, जहां पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आएगा, कैसे आएगा. आपको एक एक एंटी एंजाइटी वाला एसेट चाहिए जहां पे स्टेबल सिक्योर रिटर्न्स चाहिए, राइट? एंड दैट इज द रोल ऑफ फिक्स्ड इनकम, दैट इज द रोल ऑफ डेट इन योर एंटायर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. की यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा एलोकेशन दे दोगे आप इन फिक्स्ड इनकम, it gives you a very good, stable, predictable returns. Let's understand this in a little more detail, right? ये तो मैंने खाली अभी एक आपको पोजीशन बता दिया कि कहाँ पे फिक्स इनकम प्ले होता है और क्यों प्ले होता है. बट लेट्स अंडरस्टैंड फिक्स इनकम. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वन इज की प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स. आपको एक कमिटेड कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट जो इशूअर देता है वो कमिटेड कूपन पेमेंट आपको मिलता है, एंड हेंस इट इज प्रिडिक्टेबल रिटर्न. आपको पता है एट द टाइम ऑफ एंट्री कि आपको इसमें कितना रिटर्न मिलना है. सो दैट इज वन. सेकेंड इज डिफाइंड मैच्योरिटी. मतलब कि आपको एंट्री टाइम आपने डिसाइड किया है, एग्जिट टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज हर जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है. वहां पे रीपेमेंट डेट क्लियर होती है, एग्जिट टाइमलाइन क्लियर होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जिट टाइम करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू टाइम योर एग्जिट. आप एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए, एक डिफाइंड टाइम होराइजन के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो. तो ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट. आपको टाइम का प्ले यहाँ पे प्ले ही नहीं करता है, आपको खाली एक अच्छा सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की जरूरत है. एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नो वॉलेटिलिटी, राइट? आपको जो कमिटेड रिटर्न है वो कमिटेड रिटर्न आपको मिलता है. इफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स इनकम, आपके पोर्टफोलियो में ये क्या रोल प्ले करता है? वन इज कि आपको रेगुलर प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो देता है. आपको पता है कि कौन से टाइम पीरियड पे आपको कितना पैसा वापस आना है.
सेकेंड इज आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। अगर एक फिक्स गारंटीड रिटर्न्स है, लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 9 to 10% रिटर्न्स, यू नो फॉर अ फैक्ट कि इतना जो मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन, लेट्स से 10% एलोकेशन किया है, 10%, तो 1% ओवरऑल रिटर्न तो आपका गारंटी हो गया एट अ पोर्टफोलियो लेवल, राइट? सो दैट इज द बेस्ट पार्ट दैट इट डज इन योर पोर्टफोलियो, एंड इट गिव्स यू डाउनसाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड इनकम, कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपके पास फिक्स्ड इनकम में अपॉर्चुनिटीज क्या है? फिक्स्ड इनकम में डिफरेंट देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। द मोस्ट कॉमन दैट वी ऑल नो इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो आपको एनीवेयर बिटवीन 6 to 7% रिटर्न देता है। यहाँ पे बैंक की सेफ्टी मिल सकती है, बट इट्स फॉर अ लॉक्ड इन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको लॉक इन किया जाता है, वेदर इट्स 3 years और वेदर इट्स 5 years। डेट म्यूचुअल फंड इज अनदर ऑप्शन, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड्स बाय डिजाइन हैव सम सॉर्ट ऑफ एलोकेशन टुवर्ड्स सॉवरेन फंड्स, तो इसके लिए यहाँ पे भी रिटर्न इज इन द 7-7.5% रेंज। And when you look at bonds as an opportunity within fixed income, it gives you 8 to 12% returns. So it can also give you double digit returns. These are annualized returns. And यहाँ पे आपको volatility exposure is zero in nature, right? So that is the role of bonds within fixed income. कि अगर आप fixed income में allocation करना चाहते हो, bonds plays a very very strong role because it gives you better returns for a defined time period. Now एक बार के लिए लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड थियोरेटिकली कि बॉन्ड क्या है। हम बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं इतना इजीली। एक बार जस्ट सो दैट यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज, हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि बॉन्ड क्या है या कैसे वर्क करता है, राइट? इसके पीछे क्या है, यहाँ पे होता क्या है। तो मान के चलो कि कोई कंपनी है, तो जनरली स्पीकिंग लेट्स डिवाइड कंपनीज इनटू टू टू टाइप्स। एक है एनबीएफसी कंपनी जो लेंडिंग करती है, और एक है नॉन एनबीएफसी कंपनी जिसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है। तो एनबीएफसी कंपनी लेट्स से नावी ले लेते हैं, नॉन एनबीएफसी कंपनी फॉर एग्जांपल अदानी ले लेते हैं। तो अदानी फॉर एग्जांपल वांट्स टू डू एक्सपेंशन, उसको पोर्ट्स बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाना है, तो उसको लिए उसको कैपिटल चाहिए रहता है। और लैंडिंग कंपनी को कैपिटल चाहिए रहता है क्योंकि उसको ऑनवर्ड लैंडिंग करना है, बोरोवर्स को लोन्स के लिए पैसा देना है। नाउ व्हेन दे नीड कैपिटल, उनके पास दो जरिए होते हैं, या तो वो इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हैं या तो वो डेट से पैसा रेस कर सकते हैं। जब वो डेट से पैसा रेस करते हैं, दे क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज बेसिकली एन एनसीडी, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड, राइट? नाउ दिस कंपनी बिकम्स द इशूअर, ये इशूअर कंपनी हो गई। एंड मैंने अगर वो कंपनी में पैसा डाला तो मैं बन गया वो कंपनी में इन्वेस्टर। आई एम द इन्वेस्टर, कंपनी इज द इशूअर। कंपनी को मैंने जो पैसा दिया वो बोलते हैं हम प्रिंसिपल। वो कंपनी के पास वो पैसा जाता है, वो कंपनी वही पैसा इन्वेस्ट करती है इन वॉट एवर देयर रिक्वायरमेंट इज। कि उसको अगर अदानी फॉर एग्जांपल है, उसको एयरपोर्ट बनाना है, तो वो दैट मनी विल गो इन आइदर बाइंग लैंड या सेटिंग अप द एंटायर एयरपोर्ट और द पोर्ट। एंड वो प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न मुझे मिलता है बैक एज एन इन्वेस्टर, जिसको हम बोलते हैं कूपन पेमेंट्स या इंटरेस्ट पेमेंट्स। एंड ये जो पर्टिकुलर पूरा ट्रांजैक्शन होता है, इसके लिए आपको एक डीमैट, आपके डीमैट अकाउंट में एक डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी मिलती है। सो इट इज वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर इन दैट मैनर। एंड फाइनली आपको जो टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से आपने 3 साल के लिए या 5 साल के लिए जो बॉन्ड है जो इशू हुआ है उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, एंड दैट मनी रिटर्न इज रिटर्न बैक टू यू। एंड आपका जो टोटल होल्डिंग पीरियड होता है उसमें आपका बनता है एक एनुअलाइज डील या जो रिटर्न हम बोलते हैं। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बॉन्ड। ये थियोरेटिकल एग्जांपल हो गया कि एग्जैक्टली बॉन्ड क्या है। अब एक बार समझते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के को रिलेशन में, राइट? कि अगर फिक्स डिपॉजिट के सामने हमें बॉन्ड्स को कंपेयर करना है तो फिक्स डिपॉजिट क्या है और उसके सामने बॉन्ड बॉन्ड क्या है, राइट? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली कि फिक्स डिपॉजिट वर्सेस बॉन्ड में क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली कैसे समझ सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप बैंक को पैसा देते हो, वैसे बॉन्ड में आप एक इशूअर कंपनी को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में जब भी आपने इन्वेस्ट किया, आपको एक फिक्स डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक फिजिकल नोट या रिसीट मिलती है, विच इज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द बैंक। बॉन्ड में आपको मिलता है एक डिमटेरियलाइज सिक्योरिटी जो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, जस्ट लाइक इक्विटी। बॉन्ड भी एक आपके डीमैट अकाउंट में इट बिकम्स लाइक अ होल्डिंग इन योर डीमैट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में आपको यील्ड्स मिलेगा 6 से 7% का। बॉन्ड्स को आपको यील्ड्स मिलेगा 8 से 12% का। देर आर सम बॉन्ड दैट गो इवन अप टू 13 and 14%, बट जनरली स्पीकिंग 8 से 12% का
रिटर्न आपको मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट में यू आर लॉक्ड फॉर द पीरियड ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करना है तो सम बैंक्स अलाउ, सम बैंक डोंट इवन अलाउ, और जो अलाउ करती है वो प्रीपेमेंट पेनल्टी ले लेती है। Whereas bonds are tradable on the exchange. It is a tradable security. जैसे ही equity आप मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, वैसे bonds भी आप मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, which means कि you can sell any time. Which means कि आप ये पोजीशन में कभी भी एग्जिट कर सकते हो। You are not locked in. अगर आपको पैसे की जरूरत है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, या मेडिकल इमरजेंसी या कुछ आ गई, तो आप एग्जिट कर सकते हो ये पोजीशन, और आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा वापस देती है। बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मिल सकता है, एंड देन वेन एवर यू आर एग्जिटिंग आपको पूरा प्रिंसिपल प्लस जो बैलेंस इंटरेस्ट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग ये बॉन्ड्स एफडी का बड़ा भाई या एफडी का कजिन माना जाता है, राइट? बिकॉज इट गिव्स यू स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन बॉन्ड गिव यू स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और आपको एग्जिट ऑप्शनैलिटी दे देती है, which is not currently being provided in fixed deposits. And hence you can also consider this for some sort of capital creation, for fixing some sort of capital returns that you want on your overall portfolio में आपको जो returns चाहिए उसके लिए। दिस इज बेसिकली समराइजिंग अगेन, सो जस्ट सो दैट हम सब सेम पेज पे है। बॉन्ड्स बेसिकली क्या करता है कि आपको एक प्रिडिक्टेबल इनकम देता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करता है, डिफाइंड मेच्योरिटी के लिए आप अंदर एग्जिट एंटर करते हो। उसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइमिंग नहीं करना है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। ट्रेडेबल है, मतलब कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो जब भी आप चाहो, और आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है इन योर पोर्टफोलियो, एंड हेंस इट गिव्स यू रेगुलर कैश फ्लो इन योर ओवरऑल एसेट एलोकेशन। इट गिव्स यू लोअर वॉलेटिलिटी, एंड इक्विटी स्विंग से थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेता है, एंड आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स दे देता है, right? It gives you significantly higher returns than a fixed deposit. अब जब हमने बेनिफिट्स के बारे में एक बार बात कर लिया है, एक बार रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। एवरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू और एवरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम रिस्क फ्री इन नेचर। अगर रिस्क फ्री होता है तो फिर उसके रिटर्न्स भी वैसे ही होते हैं, 6-7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसे मिलते हैं वैसे मिलते हैं। बट बिफोर आई एड्रेस द रिस्क, एक बार परसेप्शन एड्रेस कर लेते हैं कि काफी बार लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन आ जाता है कि ये बॉन्ड्स रिस्की है। ऑलराइट, स्ट्रक्चरली बॉन्ड्स रिस्की क्यों नहीं है, मैं पहले वो कवर कर लेता हूं। कि जब, जैसे मैंने कहा कि अदानी को फॉर एग्जांपल 100 रुपए रेस करने थे, अदानी ने और वो 10% आपको रिटर्न देने वाला था, तो उसका टोटल ऑब्लिगेशन हो गया 110 रुपया। वो 110 रुपए के सामने वो एक एसेट, चाहे वो लैंड हो, मशीनरी हो, फैक्ट्री हो, जो भी उसने लगाया है, वो एक एसेट कोलैटरल बन जाता है टू द ट्यून ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। whenever the bond is senior secured in nature, तो ये एसेट कोलैटरल बन जाता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, उसके डेट ऑब्लिगेशन से उसने डिफॉल्ट कर दिया, राइट, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है इसको बेचा जाता है, राइट? दैट एसेट इज लिक्विडेटेड, एंड द एंटायर मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट एसेट वो चले जाता है बॉन्ड होल्डर्स को। दैट इज वाई सीनियर सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब कि एसेट कोलैटरल है, सीनियर मतलब प्रायोरिटी क्लेम है डेट होल्डर्स। इक्विटी होल्डर्स को प्रायोरिटी क्लेम नहीं मिलता है, डेट होल्डर्स को प्रायोरिटी क्लेम मिलता है। सो रियलिटी इज कि बॉन्ड्स आर नॉट रिस्की, बट व्हाट इज द रिस्क देन? द रिस्क इज क्रेडिट रेटिंग रिस्क। की अगर हमने इन्वेस्ट किया लेट्स से इन अ बॉन्ड जिसका रेटिंग है ए, डबल ए, ट्रिपल ए एक्सेट्रा, बट उसका रेटिंग डाउनग्रेड हो सकता है, राइट? सेकंड इज एग्जिट लिक्विडिटी रिस्क, मुझे एग्जिट नहीं मिला टाइम पे तो वो एक रिस्क है, ठीक है। थर्ड इज डिफॉल्ट रिस्क, कि नॉट जस्ट अपग्रेड डाउनग्रेड रिस्क बट मोर इंपॉर्टेंटली डिफॉल्ट रिस्क, की बॉन्ड ने अपने कंपनी ने अपने कवेनेंस में डिफॉल्ट कर दिया। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। यहाँ पे भी एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क है। अभी इसको इसको इवेल्युएट करना पड़ता है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल रेटिंग एजेंसी ने तो एक रेटिंग दे दिया डबल ए, ट्रिपल ए, ये जो रेटिंग्स है दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ सेफ एंड सिक्योर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज। जितना रेटिंग कम होता जाएगा उतना उसका रिटर्न बढ़ता जाएगा। नाउ
दैट डज नॉट मीन कि ए रेटेड बॉन्ड या ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड इज बैड. देर आर सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन अराउंड इट कि ये कंपनी ने पहले हिस्टोरिकली कितने बॉन्ड्स इशू किए थे, ये कंपनी का रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये कंपनी ने की कैश पोजीशन कैसी है, कितने टेन्योर कितने साल का है, कितने साल का इसका पीएनएल बन चुका है, क्या इसका फर्स्ट इशुएंस है या सेकेंड इशुएंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स दैट गो इनटू द एनालिसिस ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ, राइट. तो एक है हो गया रेटिंग एजेंसी तो अपना खुद का एनालिसिस करती है. ऑन टॉप ऑफ दैट देर आर एडिशनल एनालिसिस, और ये सारा एनालिसिस सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. हमारी एक रिस्क टीम है जो काफी सारा एनालिसिस कर लेती है, और हम हर एक बॉन्ड में एक रिस्क नोट क्रिएट करते हैं, और वो रिस्क नोट के जरिए हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बॉन्ड में नहीं करना चाहिए. This is just talking about the risk itself, right? What do we do? I will come back to later, but I just wanted to let you know that whenever a company issues the bond, हमें स्टडी करना चाहिए कि वो कंपनी कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, और उसका रीपेमेंट एबिलिटी कैसा है. अगर ये तीनों चीज सही हो गई, देन द रिस्क इटसेल्फ इज इन सम फॉर्म एंड शेप मिटिगेटेड, और हमें पता है कि ये टाइम पीरियड के लिए ये कंपनी विल डेफिनेटली बी स्टेबल इनफ टू बी एबल टू रिटर्न द मनी दैट यू हैव गिवन टू दैट कंपनी, दैट यू हैव लेंट टू दैट कंपनी. नाउ नाउ दैट वी स्पोकन अबाउट रिस्क, लेट्स टॉक अबाउट. काफी बार लोगों को ये लगता है कि ये तो बोरिंग इन्वेस्टमेंट है, दिस इज ओनली फॉर सर्टेन एज ग्रुप. तो एक बात देख लेते हैं कि लेट्स से हम एज ग्रुप के हिसाब से इन्वेस्टर्स को चेंज कर ले डिवाइड कर लेते हैं, एंड लेट्स सी हाउ बॉन्ड्स प्लेस अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स. तो इफ वी हैव लेट्स से 55 प्लस ईयर सीनियर सिटीजन रिटायरी नियर रिटायरमेंट एज ग्रुप, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि मेरा प्रोबेबली फ्रेश मनी कहीं से आने नहीं वाला है, मैंने एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल बना दिया है, एंड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ माई लाइफ मेरे जो एक्सपेंसेस है उसके सामने मेरा मुझे पैसा मिलना चाहिए. सब तक मेरा कैपिटल ना टूटे, मेरा कैपिटल ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस फंड होते रहे. Bonds can do that because monthly predictable cash flows, fixed returns for a fixed tenure. तो based on whatever you want for that time period, आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो इन द राइट काइंड ऑफ बॉन्ड्स, एंड आपके मंथली कैश फ्लोज से आपके मंथली एक्सपेंसेस ऑलरेडी मीट हो सकते हैं. Then let's go one layer down, 35 to 55 years, right? This is the aspirational class, or some of them are HNI, some of them are aspirational in nature. Capital create करना है, but at the same time there are certain obligations, there are certain aspirations कि मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे मेरे बच्चे का एजुकेशन कराना है. तो they are looking for a mix of capital preservation also एंड कैपिटल क्रिएशन ऑल्सो, कि थोड़ा बहुत कैपिटल क्रिएट भी होना चाहिए, बट मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे ऑब्लिगेशन भी ज्यादा है. वहां पे एक सेफ एंड स्टेबल सिक्योर एसेट क्लास कैन प्ले अ गुड रोल. दीज पीपल कैन प्रोबेबली गो फॉर ए रेटेड बॉन्ड्स, जहां पे आपको अच्छे से 11-12% रिटर्न मिल सकता है ना. अभी 11-12% रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड इज एन एक्सट्रीमली लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको पता है कि ये रिटर्न आपको वापस मिलना है, right? So again, it plays for the 35 to 55 years old. For the 25 to 35 years old young professionals, इन लोगों को फटाफट पैसा बनाना होता है. They are okay to take risk, but they don't want to take unnecessary risk. क्रिप्टो में पैसा नहीं डालना. They want to take a risk जहाँ पे sometimes they don't even want to do FNO. FNO कर लेते हैं, but they don't want to take that amount of risk. So they want to grow their capital. They want to grow their capital fast. And उनके लिए भी then you can go for slightly lower rated bonds with slightly higher yields and slightly higher returns. तो ये तो एक बहुत जेनेरिक बाइफरकेशन हो गया कि एज वाइज आपके ऑडियंस अलग अलग, जो टारगेट सेगमेंट्स है अलग अलग टारगेट सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग ऑडियंस के लिए बॉन्ड्स कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू व्हाट यू नीड इन योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी. बट एक बार के लिए व्हेन यू लुक एट इन्वेस्टमेंट, राइट, आप अपने एज के हिसाब से नहीं देखते हो, आप अपने नीड्स के हिसाब से देखते हो. आपका एक दिमाग में एक प्लान रहता है कि मुझे ये चीज के लिए पैसा चाहिए या ये टाइम पीरियड के बाद पैसा चाहिए. फॉर एग्जांपल, मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूज केसेस डाले हुए हैं, बट एक सिंपल सा यूज केस में एक दो यूज केसेस कवर कर लेते हैं. लेट्स से कि आपके पास एफडी में पैसा पड़ा है,
या सडनली आपने कोई एसेट सेल किया है, घर बेचा है, गाड़ी बेची है, एंड यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू आर सिटिंग ऑन सरप्लस कैश। अगर वो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो इट इज प्रॉब्ली गिविंग यू 3-4%, फ्लेक्सी में डाला है तो प्रॉब्ली 5-5.5% रिटर्न। एंड मे बी यू फील कि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मुझे मार्केट एंटर करना है, मुझे इक्विटी या म्यूचुअल फंड में अभी नहीं पैसा डालना है, एफडी में तो नहीं डालना है, बिकॉज एफडी इज जस्ट गिविंग मी 6-7% रिटर्न। दैट इज द टाइम व्हेन यू इन्वेस्ट दैट मनी इन बॉन्ड्स, पार्क दैट मनी, राइट। आपके पास जो भी सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो, दे आर ऑल लॉन्ग टर्म इन नेचर। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करें कि मुझे एनीवेयर बिटवीन 3 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना है एंड मुझे शॉर्ट टाइम के लिए पार्क करना है, बट मुझे रिटर्न्स भी चाहिए, तो दैट इज वेयर बॉन्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वहां पे आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा पार्क कर सकते हो। नाउ अनदर वे टू लुक, ये तो अगर आपको पैसा आ गया, अनदर वे टू लुक एट दिस इज कि आपका अगर आउट गोइंग है, फिक्स फाइनेंशियल गोल है, बच्चे का एजुकेशन है, बच्चे की शादी है, या आपको घर खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, तो यू नो कि आपको एक सर्टेन कॉर्पस चाहिए एट अ सर्टेन टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड के लिए उतना कॉर्पस जो आपको चाहिए, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन दैट। ऐसा तो नहीं है कि जब आपको वो पेमेंट करना है तभी आप सीधा लिक्विडेट करोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट लिक्विडेटिंग योर एसेट्स एंड you will start creating money for that. Now, bonds can help you actually plan this in a right manner, because again, predictable returns and regular cash flows. So you can plan your investments in a way जहां पे आप फिक्स फाइनेंशियल गोल के लिए भी बॉन्ड्स को यूज कर सकते हो, या फिर आपने अगर अर्ली लिक्विडेशन कर दिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप वो पैसा पार्क भी कर सकते हो। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के लिए बहुत अलग अलग तरीकों से आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज नॉट एवरी बॉन्ड इज राइट फॉर नॉट एवरी इन्वेस्टर। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको कैपिटल कितना डालना है, आपको कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा डालना है, उसके बेसिस पे एक दो तीन जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो ऑप्शंस आपके पास आपके एडवाइजर आपको बता पाएंगे, एंड देन दैट इज द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। दैट डज नॉट मीन कि यू शुड आइदर इन्वेस्ट इन अ ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड और अ ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड। आपके लिए जो सही बॉन्ड या सही अपॉर्चुनिटी होगी वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करोगे, तो आपको सही में पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये यूज केस के लिए, ये चीज के लिए मुझे इतना पैसा एलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स बॉन्ड्स। ऑलराइट, वेरी क्विकली जस्ट वांटेड टू कवर अगेन, एफडीज को ये कैसे बीट करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स रिटर्न्स है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है फ्रॉम द कंपनी, नॉन मैच्योरिटी डेट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जिट, यू गेट एग्जिट एनी टाइम, आप जब भी चाहो एग्जिट कर सकते हो, एंड आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है एनीवेयर बिटवीन। अगर एफडी आपको 7% दे रही है, 9% तो मिनिमम रिटर्न आपको बॉन्ड में आराम से मिल सकता है, राइट। प्लेटफॉर्म के बारे में आई विल जस्ट क्विकली टेल यू इन अ मिनट, वेरी इजी। आप यू नो, ऑनबोर्डिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज डिजिटल इन नेचर, केवाईसी भी डिजिटल है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी थ्रू विच आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको खाली पेमेंट करना है एंड आपका सिक्योरिटी आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। नाउ this is the last part of the presentation and I want to spend some time on this, right, and this is the most important part, और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। जब भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है वो तीन चीज के बारे में सोचता है, कि क्या मेरा पैसा बनेगा, क्या मेरा पैसा सेफ है, और क्या मुझे पैसा वापस मिलेगा जब भी मुझे चाहिए, राइट। थ्री क्वेश्चंस, विल माय इन्वेस्टमेंट बी प्रॉफिटेबल, इज माय मनी सेफ, एंड कैन आई गेट माई मनी बैक व्हेन आई वांट। अगर, और चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, आप ये तीन चीज के बारे में तो फंडामेंटली सोचते हो, राइट। एंड लेट मी एड्रेस हाउ बॉन्ड्स सॉल्व्स ईच ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस। पहला, will my investment be profitable? As I've spoken earlier in the presentation, bonds में depending on the type of bond that you choose, आपको 8 से 12% का रिटर्न मिल सकता है, which means कि it definitely is profitable and आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नाउ इज इट सेफ, रिस्क के बारे में मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूं, लेट मी टच बेस अ लिटिल बिट अपॉन दिस, राइट। बॉन्ड्स का रिस्क इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी एबल टू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ बॉन्ड, एंड इसके लिए बेसिकली व्हाट वी डू इज एट लिक्वी एट एनडीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, लिक्वी बॉन्ड जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू
हमारी एक प्रॉपर रिस्क टीम है जो सारे बॉन्ड्स इवैल्यूएट करती है। मार्केट में तो देर आर अबाउट 400 to 500 बॉन्ड्स अवेलेबल, बट हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 35-40 बॉन्ड्स ही है इन आर इन्वेंटरी लिस्ट। व्हाई? बिकॉज वी बेसिकली क्यूरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। वी आइडेंटिफाई, हम ये सारे बॉन्ड्स को इवैल्यूएट करते हैं, हम ये सारे बॉन्ड्स को स्टडी करते हैं, हम इसमें से राइट बॉन्ड्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, हमें पता है कि ये कंपनी फंड्स रेस कर रही है, बट इन द फ्यूचर वो अगर लिस्ट होने वाली है, उसका आईपीओ निकलने वाला है, देन इट बिकम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन। हमारे अभी तक जितने भी बॉन्ड्स आए हैं प्लेटफॉर्म में, उसमें से 7 ऑफ आर बॉन्ड्स एक्चुअली बीन अपग्रेडेड, राइट? तो अपग्रेड, एंड वी हैव गॉट 0 डाउनग्रेड्स, व्हिच मींस कि वी आर एक्चुअली सिलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ बॉन्ड्स, जहां पे जैसे ये बॉन्ड्स का रेटिंग अपग्रेड हो गया, इट बिकम्स अ लॉट मोर डिजायरेबल इन द मार्केट, राइट? बिकॉज इट बिकम्स अ लॉट मोर सेफ। देन जो भी हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, हम हमारी बुक्स पे खरीदते हैं। वी टेक द रिस्क फर्स्ट, आर मनी इज वेयर आर माउथ इज। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली यहां से खरीद के यहाँ पे बेच देते हैं। हमने पहले रिस्क ले लिए है, हमने हमारे बुक्स पे सारे बॉन्ड्स लिए हैं, एंड देन वी आर फर्दर डाउन सेलिंग सम ऑफ दोज बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स कि वी आर एन इक्वल पार्टिसिपेंट। अगर हम हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम हमारे बुक्स पे नहीं लेते, राइट? एंड वी कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इवेल्युएटिंग। जो भी हमने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, वो हम कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते हैं कि उसमें उसके कम्युनिट्स कैसे है, उसका क्वार्टरली फाइनेंशियल्स कैसा है, उसका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, सो दैट वी नो फॉर अ फैक्ट दैट आवर कॉल्स आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। एंड वी शेयर ऑल ऑफ दिस इंटेलिजेंस। हम ये सारी इंटेलिजेंस हमारे फंड एडवाइजर पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, सो दैट दे कैन मेक द राइट कॉल्स। दे अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन सा बॉन्ड सही है, कौन सा बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बॉन्ड में क्या रिस्क है, एंड कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा बॉन्ड सही है। जब हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार के लिए आई वांट टू टेक यू लिटिल बिट थ्रू आवर हिस्ट्री, बिकॉज स्वप्निल भाई टोल्ड मी दैट अ लॉट ऑफ यू हैव बीन एसोसिएटेड, were previously also associated with us in with us through liquid loans। तो एनडीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जब बात करें, जो हमारी पेरेंट एंटिटी है, उसका एक हमारा होल्डिंग कंपनी, उसका एक हमारा सब्सिडियरी था लिक्विड लोन्स, जिसके थ्रू हम P2P इन्वेस्टमेंट्स करते थे। ऑल राइट, P2P एज एन इंडस्ट्री वाज अ 9,000 करोड़ AUM इंडस्ट्री, एंड जिसमें से लिक्विड लोन्स वाज 5,500 करोड़। हमारा AUM एट इट्स पीक 5,500 करोड़ का था। We have not only successfully managed to scale up this with our fund advisor partners, but August 2024 में जब गाइडलाइंस आई थी, और वो गाइडलाइंस वर नॉट वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा कि आरबीआई के गाइडलाइंस ऐसे थे कि इन्वेस्टर हैज टू सिलेक्ट कि कौन से बोरोवर्स को पैसा जाना चाहिए। नाउ दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर बोरो इन्वेस्टर टू सिलेक्ट अक्रॉस 200-300 बोरोवर्स की कौन से बोरोवर्स को पैसा जाना चाहिए। देन आरबीआई सेड दैट देयर इज नो लिक्विडिटी, आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। द मेन प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ B2B वॉज कि आप कभी भी चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसे 3-4 अलग अलग रेगुलेशन है, जिसकी वजह से हमें लगा कि P2P इज नॉट द राइट, with the revised guidelines, revised regulation, P2P is not the right opportunity for our investors, for our fund advisor partners, and it is not really talking to the USP। हम जो मार्केट में लेकर आए थे, वो चीज अभी अगर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो it is not something that we would want to continue doing। And hence what we took as a conscious call was that we returned the entire 5,500 crore। As we sit today, 99% of our AUM has been returned, about the last 100 crore is left, जो लॉक इन स्कीम्स में है, जो भी ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months रिटर्न हो जाएगा। बट एवरीथिंग दैट आर इन्वेस्टर्स हैड इन्वेस्टेड, वी हैव सेफली सक्सेसफुली रिटर्न। एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज, नाउ यू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन टू लिक्विड बॉन्ड्स, राइट? कि हम लिक्विड लोन्स में एक एनबीएफसी चलाते थे, हमारे पास एक और एनबीएफसी थी ट्रिलियन लोन्स, यहां पे भी हमने 1,500 करोड़ का AUM ग्रो किया था। When you compare this to bonds, 70 to 75% of all issuers, 70 to 80% of all issuers are NBFC companies। इसका मतलब यह है कि हमने तो एनबीएफसी ऑलरेडी चलाई है, हम ऑपरेटर्स थे एनबीएफसी के, हमें एग्जैक्टली पता है एनबीएफसी कैसे स्केल करनी है, और हमारे पास करंटली भी एनबीएफसी है। हमें एग्जैक्टली पता है एनबीएफसी कैसे स्केल करनी है, उसकी रिस्क कैसे एनालाइज करनी है, उसमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे स्टडी करने हैं, राइट? क्योंकि ये धंधा हम कर चुके हैं, तो हमें पता है कि कौन सी एनबीएफसी सही है, कौन सी एनबीएफसी कैसा स्केल कर रही है, कैसा नहीं कर रही है।
And basis that, and we also have a lot of industry connections. Our founding partners, Gautam and Achal, have a lot of industry connections directly with the founders, जिसके साथ वो लोग बात करके एक सेंस ले सकते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है, क्या कर रही है, सर, राइट? Because of that knowledge, we are able to select the right kind of bonds in liquid bonds, our OBB platform, and we are being able to drill down to the right opportunities. So our risk is not just theoretical in nature, practical risk management है, जिसके बेसिस पे हम राइट अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं आपके लिए. एंड दैट इज द सेंट्रल पिलर ऑफ इज इट सेफ. इट इज सेफ बिकॉज वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस एंड वी आर putting our money where our mouth is. Lastly, can I get my money back when I want? I'll just take the next 2-3 minutes to talk about this. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि बॉन्ड्स में एक मार्केट है, राइट? इट्स अ मार्केट प्लेस जहां पे आप एग्जिट कर सकते हो एट एनी पॉइंट यू वांट. ऑन टॉप ऑफ दिस हमारे पास एक एडिशनल ऑप्शन हम लेकर आए, विच इज आवर अल्ट्रा लिक्विड प्रोडक्ट, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू हाउ वी वर डूइंग P2P में हमारे लिक्विड स्कीम्स थे, कि यू कैन एग्जिट एनी टाइम यू वांट. लेट्स से बॉन्ड का टेन्योर है 3 साल का, बट और आपने इन्वेस्ट कर लिया, पर आपको 1 साल बाद एग्जिट करना है. एनी टाइम आफ्टर 7 days आपको एग्जिट करना है, बिकॉज ऑफ a medical emergency, because of an investment opportunity, whatever may be the reason. You can come and sell on our platform. And हमारा जो अल्ट्रा लिक्विड ऑप्शन है, वो अल्ट्रा लिक्विड ऑप्शन में आपको गारंटीड बायबैक मिल सकता है, बिकॉज सामने हम एज अ बायर खड़े हुए हैं, राइट? तो आपका जो भी बॉन्ड होगा वो हम खरीद लेंगे, एंड देन वील फर्दर डाउन सेल इट टू सम अदर इन्वेस्टर जिसको वो बॉन्ड चाहिए. बट दिस मीन्स कि आपको सामने बायर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सामने बायर खड़े हैं और हम आपसे आपका बॉन्ड खरीद लेंगे. हमारे जो अल्ट्रा लिक्विड ऑप्शन है वहां पे हम इन्वेस्टर को 9% तक का yield दे रहे हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, बट अप टू 9%. नाउ for a short time period, getting 9% return and the option to exit anytime you want becomes an extremely lucrative investment opportunity. And हमारे साथ जो भी इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, दे ट्रीट दिस अल्ट्रा लिक्विड ऑप्शन एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट, कि हाँ, यहाँ से चालू करते हैं, एक बार समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसा है, प्रोसेस कैसा है, कितना कंफर्ट आता है, एंड धीरे धीरे करके एलोकेशन बढ़ा देते हैं, which can go up to 10% to 15% of the portfolio itself. At some places it can go as high as 20 to 25% as well, depending again आपका risk profile क्या है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना allocation करना है. And those are the three fundamental pillars on how we are being able to address and what is it that we bring to the table. All right, ये सब मैं कवर कर चुका हूं. दिस इज द लास्ट स्लाइड. आई जस्ट टू से दैट इक्विटी ने आपका पोर्टफोलियो बना लिया है, एफडी में आपको अभी इतना रिटर्न जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है. इट इज टाइम टू गिव फिक्स इनकम अ चांस, जो आपके पोर्टफोलियोज को अच्छे से बैलेंस कर सकता है और आप अच्छे से एसेट एलोकेशन कर सकते हो. द फ्यूचर इज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन, एंड प्लीज स्पीक टू योर एडवाइजर टू कंसिडर दिस, कि आपके पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कैसे बैलेंस लेकर आ सकते हो, कैसे एक एंकर लेकर आ सकते हो टू सम अमाउंट ऑफ एलोकेशन, and then you can decide what is the right investment opportunity. That's it from my end. Sorry, bhai, I think the presentation is over. I'm going to stop sharing my screen, and we can open it up to questions. But before that, I just wanted to quickly check. Gautam, have you joined in? Have you logged in? Yes, I have. Am I audible? Yes, hi Yes, you are Gautam. audible. Good morning. Good to have Good you. morning, Satya ji. Yes, Good yes, morning, everyone else. Thanks for yes, joining yes. on the other Saturday Gautam morning. is the co-founder at NDX FinServ, and he is also someone who was the co-founder of Liquid Loans P2P, whom we all know. We've been investing and for the past 4 years. Or just to Ruchir, you said 99% of your clients. In our case, it is 100% of our clients have got their money back बिफोर टाइम, एंड जो रेट इंडिकेट किया था वो रेट पे ही ईच एंड एवरी क्लाइंट का हुआ है. सो दैट्स अ स्मॉल अपडेट ऑन दैट साइड. यस, सो नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इधर पोस्ट कर सकते हो या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो. टू बिगिन विथ, आपने टैक्सेशन कवर नहीं किया रुचिर, इसका टैक्सेशन कैसे रहता है बॉन्ड्स में? Sure. Let me just quickly see if I can share my screen again. Just 1 minute. पार्टिसिपेंट्स, आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. यू कैन चैटबॉट में डाल सकते हो या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो.
So taxation is basically whatever interest income, जो भी interest income आपका आता है, that is as per your income tax slab rate. आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके बेसिस पे आपको जो इनकम आएगा वो इनकम के बेसिस पे आपको टैक्सेशन लागू होगा ऑन द इंटरेस्ट इनकम. In case there is any sort of capital gains on the bond, कि for example bond आपने डिस्काउंट में परचेज किया और एंड बाद में you sold it at a premium, अगर capital gains हुआ which is basically the sell price is greater than the buy price, तो capital gains tax लगता है. अगर holding period is more than 1 year तो long term capital gains tax, otherwise short term capital gains tax. So capital gains will be basis your capital gains tax rules, whereas interest income is basis your personal income tax slab rate. ओके, सो आप बोल रहे हो कि मोर देन 12 मंथ्स इट इज 12.5% जस्ट लाइक इक्विटीज, Correct. और 12 मंथ्स के से कम है तो इट इज एज पर द इनकम टैक्स स्लैब. Correct. Sorry, to clarify, स्वप्निल जी there, all interest income, let's say मैंने अगर 1 लाख का एक बॉन्ड खरीदा है at 97,000 rupees, because bonds, since they are tradable, can trade at higher than the face value or lower than the face value also. अब उस कंपनी से टाटा पावर which has said I will pay you 10% coupon per year. The coupon interest which is received, which is equivalent to the rate of interest on the FD, will always be taxed at the marginal rate. तो कोई अगर 20% के स्लैब में तो 20% चार्ज होगा, कोई 30% के स्लैब में तो 30% और 10% पे तो 10%. बट जो 97,000 में आपने खरीदा था एंड लेट्स से 1 साल बाद आपने वो बेच दिया एट 1,01,000 rupees, then that 4,000 rupees of capital gain will get taxed at 12.5% if you hold for greater than. ओके. So bulk of the income, just to be clear, in bonds will come from coupon income. क्योंकि capital gains, this is not a capital gains asset, right? 80 to 90% of your income most of the times will come from the coupon that you receive or the interest that the company pays. So that is always taxed at marginal rate. If there is a capital gain or loss, then it goes into that header. The other thing that one can look at is, especially in a lot of families, there might be, someone who's not earning income yet or has not crossed the 12 lakhs slab under the new tax rules. So there, up to 12 lakhs, if you have invested into bonds and your income is from bonds, it gets categorized as income from other sources, goes into your main income source and gets taxed at 0. ओके. And up to 24%, 24 lakhs also, preferential rates apply. So technically, for a person who already is not in a very high tax slab, bonds become a great asset class. क्योंकि 10 या 20% अगर आपका टैक्स लग रहा है या 0% टैक्स लग रहा है up to 12 lakhs, then your pre-tax returns becomes your post-tax returns. And to get double-digit post-tax returns, it almost equals or possibly also compares well with equity. And most importantly, one needs to recognize a short-term में मिल रहा है. You don't have to hold for 3 to 4 years to earn that. ओके. So it might be a very smart tax move to play it in that direction. क्या ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में एनआरआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं? Yes, so NRIs can invest. There are very few bonds which specifically have an exclusion for NRIs. Through their NRO accounts, NRIs can invest, but they will obviously, like any other domestic investor, also need a demat account. ओके. Swapnil, I had a question. Ashish here. Yes, Ashish, go ahead. Is it okay if I ask now? Absolutely, please. Okay. So Ruchir, thanks for the detailed presentation, and I also had an opportunity to meet Gautam in the last investor meet. I was a regular investor in liquid loans. The best part of it was that I got the interest as was promised, and also the liquidity, which was a worry at one point of time when RBI changed the guidelines. My question is that this seems to be a similar platform where the investor keeps putting in the money and you do the you give the expertise of choosing the bonds, etc. But what about the documentation? Because an investor would not like to have hundreds of entries in the records or in his account, but a crisp statement which shows a capital gain or an interest. Can that be provided from the income tax point of view? Because it becomes a big hassle if there are hundreds of entries and the investor has to pluck out what entries to be put into the or declared to the income tax. So that's my first question. Second is, I already had a liquid loan demat account for my wife and myself. Now, since liquid loan is not in existence,
can that be used as a demat account for the bond purpose, or it's a completely new process to get registered for this uh, for the demat of the bonds? These are my two questions. Thanks. Sure. Thank you, Ashish ji, firstly for being an investor in liquid loans all along, and very glad to hear that your experience was great. I'll start with the second question. So, because P2P was a NBFC regulated by RBI and OBPP is a platform regulated by SEBI, the guidelines around KYC, data sharing, and all that is quite strict. So unfortunately, you will have to open a fresh account with us in the OBPP platform, which is Liquid Bonds. But the process is as simple as it was with Liquid Bonds. Swapnil and his team will be able to do bulk of the onboarding on your behalf, and you will probably not be required to spend more than 1 minute on the onboarding fees. So Okay, summarizing thanks. again, new account खोलना पड़ेगा, but very simple 1 minute process from your end and 2 to 3 minute process from Swapnil ji's team's end. Okay, Gautam, thanks for Uh, this information. But one more thing, what happens to the earlier opened Liquiloan demat accounts? Do they get freezed or closed automatically? Because I didn't actually get a chance to ask this question to Swapnil. sure. Sure, sure. So जो Liquidons का पुराना account था, sir, वो was not a demat account. So it was technically a virtual account, like a unit that you hold with a mutual fund. Think of like a folio. The folio में if there are no more transaction, it becomes a dormant portfolio. No action, neither आपके end से ना स्वप्निल जी के end से automatically वो accounts हम ही for everyone जिनका portfolio finish हो गया या account balance is now zero, we will deprecate. So no action required from your end. Okay, thanks. Gautam, his Okay, question was also regarding taxation के लिए जो भी will correct. platform provide all So the details. sure. So इनमें क्या होता है सर? Most of these bonds are listed bonds. So these are not bonds that Liquiloans or the NDX group is issuing. These are bonds that are issued, let's say, by a Tata Power or a Muthoot or someone else. All of these bonds, when you purchase on the platform, they are credited to your demat as individual NCDs or individual bonds. So let's say अगर आपने 15 lakhs भी invest किया across 7 bonds, 1 to 1 bonds each of 1 lakh rupee face value, all of those will be firstly credited to your demat account. अब उसके बाद every month these issuers are paying you interest. इस interest में they will deduct TDS also and deposit in your 26 years. At the end of your financial year, all of the income received to all of these bonds will also reflect in your AIS. So to that extent, it is even simpler than our process at Liquid Loans P2P, जहाँ हम statement आपको भेज देते थे year end पे, but you had to report that income separately. All of this income is pre-reported. The only exception here is capital gains. The issuer को नहीं पता चलता है कि आपने एक बॉन्ड 99 में खरीद के 101 में बेचा. So that will come separately through us, and that is the only instance where you will have to report separately if at all. But will that information be given by the platform कि कितना capital gain Yes, हुआ है? yes, 100%. Okay, great. But can the platform not give a statement, or from Finoglobin side, Swapnil, can you not give a statement just as you give for our other investments like mutual funds, etc., where it's summarized in a manner that what are the holdings and at the end of the year, what was the interest accrued or total interest received, and what is the capital gain for the financial year? It will make life easy and also make it more attractive, because otherwise इतना टाइम नहीं मिलता वो उसके वो intricacies चेक करने sure. के लिए. तो आशीष जी वो भी हम करेंगे. We will also provide it as a second source of truth. Meanwhile, what I meant is कि you will not have to download and upload that in your tax filing. वो already pre-uploaded होएगा. But you can hand over the statement that we send to your CA to just verify that सब issuers ने reporting ठीक से की हुई है, so that you don't face any hassle later. But Okay, so दोनों that for both capital gains as okay. well as interest income, like your, let's say, equity broker, if you have one, will be providing you a statement. We will provide a very similar statement to you covering all of this. But is it currently available? Like, is your system not equipped to handle this right from the beginning, or it will be still in the process of making like? So this fiscal year onwards, which is FY27, we will have this. For FY26, if anyone has invested, we are doing it not through the system, in a way by running a script. For FY27, it will already be available on your dashboard, where you can go and download. Swapnil ji can download, or someone from his team can download and share with you.
So 26, 27, you're saying, financial year 26, Yes, 27. yes, Okay, yes. got it. Thank you. Thanks for the answers. Can you also throw some light on ICD's intercorporate deposits क्या होते हैं quickly, because we also have a few private limited companies as our clients. Perfect. So ICD is, like you rightly said, intercorporate deposit. It is basically no different than, in from a construct perspective, FD या bonds. It is basically a contract between one company and another कि मैं आपको इतने अमाउंट का लोन इतने समय के लिए दे रहा हूँ, ये आपका इंटरेस्ट पेएबल है. दिस इज द सिक्योरिटी जो आप ईयरमार्क करोगे in case there's a default. So the nature of the instrument in terms of risk return payoff is very similar to bonds as well as FDs. What is different is because ये दो पार्टी के बीच में इंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, there is a lot of fungibility or flexibility that you get as both the loan provider as well as the loan taker in terms of कि आपको क्या terms and conditions डालने हैं. So now using that, the advantage that we brought in into the ICD construct is the following. कि generally, as Ruchi already mentioned, FDs are the product, but they are not liquid. अगर आपको liquidate करना होता है, then it comes with a premature penalty. In ICDs, we have got a liquid ICD concept. So if you go back to the P2P days, the genesis of our ICD was that there were a lot of private limited companies who wanted to invest into P2P, but 50 lakhs का limit जो था was a deterrent. कि 50 lakhs में बहुत ज्यादा income बन भी नहीं रहा है और बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है कंपनी को. And whoever liked the concept wanted to take a slightly higher exposure towards the NDX. So we brought out the concept of ICD, जहाँ any private limited company और public limited company हमारे को ICD हमारे साथ ICD डिपॉजिट कर सकती है. Amount starts at 10 lakhs and the actual amount can be much higher. Some companies, some banks have also done the ICDs with us up to the extent of 10 to 15 crores also, depending on the comfort of the party. Now, once they have done an ICD, they have similar options to P2P for the clients who already invested there. There is a liquid option, which can be liquidated on call. They can invest today and liquidate after 10 days, 15 days, 13 days, 31 days, hold on for longer also if you want. Then there is a lock-in ICD concept. Again, very similar to what we had in P2P, where you select a tenure, be it 3 months, 6 months, 12 months. उतने समय के लिए पैसे लॉक्ड इन है. At the end of that tenure, आप रिन्यू कर सकते हो या अपना पैसा वापस मांग सकते हो. And similarly, we had a flexi or a double advantage scheme in P2P, जहाँ you commit for a 3 or 6 month period, but if you withdraw earlier, there's only a slight prepayment penalty and you still make a very good return. So अगर आप hold करते हैं, then you make a high return. But if you exit, you still make a return जो current account से या liquid fund से या money market fund से much better है. So this concept works very well for companies जिनके पास थोड़ा excess surplus capital at any time available है, can be parked overnight with us, can be parked for longer period with us, and instead of keeping money in a current account जहाँ earnings is zero, earnings ज़्यादा much higher. क्या Now covering the risk. हाँ, क्या रेट में, क्या रेंज में रिटर्न्स होंगे? So returns start at 8% for the liquid option, go all the way up to 10.5% for the lock-in option. And इसमें the advantage that we got, because यहाँ there is no amount का ceiling similar to P2P, is that if you do a higher amount, you get an additional benefit which is already predefined. So if someone does greater than 1 CR or greater than 2.5 CR, and again, there is no hurry to start with that number. As and when you exceed that number, the returns will automatically get bumped up from our end. कि जिस दिन आपका amount उससे ज्यादा जाएगा, हम हमारे end से interest rate बढ़ा देंगे automatically. Okay. Yes, we have a question from Paresh. Go ahead. Yeah, hi. Already, Swapnil, you've already asked my question, and I think Gautam has already answered that NRIs can invest in this. But I just wanted to understand whether the procedure will be the same and whether NRE or NRO account, what is required, and how I need to open a Demat account, or I need to physically be there, or I can do it remotely from here. Sure. So NRIs can invest to their NRO account. Demat account be necessary here for this. So you need a Demat account, and money transfer to your to the BSE or the NSE clearinghouse has to be necessarily through your NRO account. Which is, if you can just add on to the exact process for opening the Demat account, that'll be helpful. If you have that information with you. Opening a Demat account, you can do it with any of the equity brokers अगर आपके पास Demat account नहीं है तो.
Any equity broker the process is quite simple and straightforward over there. You have to just go through some basic KYC norms and basis that. In fact, you can even do it digitally via Grow or Zerodha or some of these digital equity broking apps. As Gautam said that you need a demat account, you need the money to be transferred from your NRO account. Rest of the process remains similar. There is absolutely no difference as far as the investment opportunities is concerned. It continues to remain the same. Swapnilji, just to add on to this, we are also coming out with our own demat option, which we will be rolling out in sometime in the next quarter. The tech info and everything is built. The process is just underway. As soon as we are ready with that, people who do not have a demat account can open a demat account directly with us because we have a debt booking license regulated by SEBI, and we are basically having a demat option with NSDL. So with that option, the entire sell process for the investor becomes very, very straightforward and very easy. Okay, okay. You mentioned companies like Zerodha or Grow. So, well, these companies also nowadays sell bonds, like companies like Vint Wealth या फिर Giraffe. So, ये प्लेटफॉर्म पे भी bonds अवेलेबल है. So, how different for an investor होगा कि वो प्लेटफॉर्म से बॉन्ड खरीदना है आपसे. So, what would be the difference? What would be the advantage, disadvantage? क्या होगा? Sure. तो दो मेजर एडवांटेज है. वन, मोस्ट अदर कंपनीज जैसे लाइक यू गो टू एनी इक्विटी ब्रोकर, what he provides you is a platform. The platform दे दिया, फिर you have to do your own research, which company to invest into, how many stock to buy, what allocation within your portfolio, and so on and so forth. So they are just providing you the facilitation or the tech platform to be able to do the trade yourself. Our platform is very different, where we are saying bonds is a category which every investor probably does not understand himself. Similar to our proposition in P2P, where we said each investor will not be able to do borrower underwriting himself. True. So there is a very, very important need here. Similar to the equity market, जहाँ एक mutual fund manager आता है, his role is to identify good companies. किनका cash flow अच्छा है, किनका probability of earnings going up is higher, इसमें invest करना चाहिए, and he takes a call. Now, out of the total universe of say 800 companies जिनके bonds listed in NSE plus BSE, we are evaluating a large number out of that and selecting a portfolio of say 20, 30, 40 bonds maximum, and saying these are the 40 companies that we feel are the best in the market, both from a risk perspective as well as return perspective. कि हो सकता है कंपनी का रिस्क बहुत कम है बट उसका रिटर्न्स भी इतना अच्छा नहीं है, तो देन फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न perspective it is not very very attractive. But a company जिसका risk भी बहुत ही nominal है and return अच्छा है, we are trying to find and curate only those 30-40 options. Okay. So that is the first advantage that an investor gets. कि एक curation या एक advisory role भी play कर रही है our platform as compared to any other. The second and most important piece is कि when you buy a 5-year bond or a 3-year bond on any other platform, तब आपको 3 या 5 साल के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा. And most of these platforms will provide you a great option to buy, but जब आप बेचने जाओगे, there will have to be a counterparty buyer on the other end जो आपका बॉन्ड खरीदे, जो has been one of the biggest reasons कि last 10-15 years में equity market and mutual funds have done so well and grown so well as a category, but bonds कभी उतना grow नहीं हो पाए because इसमें liquidity, although Ritin mentioned it is a tradable instrument, इसमें liquidity was very low. In our case, any and every bond जो आप platform पे खरीद रहे हो, you will be able to necessarily liquidate. Now, this is not a forward projection. You've seen कि हमने पूरा platform ही in liquid loans, liquidity के around build किया था. And in the worst of time, when there was a sudden accident with the new regulations, we were still able to ensure that every investor got what he was expecting from a liquidity perspective. The same promise holds true here also, that any bond जो आप platform पे खरीद रहे हो, you can come back to the platform and liquidate. Okay. The only difference is कि bonds are inherently slightly volatile in nature. Equity जितना volatile नहीं होते, but 100 रुपए का bond can be 101 also, can be 99 also. So whatever is the price, उस पे आपको liquidity मिल जाएगा, but the price cannot be guaranteed by the platform. Generally, the solace is the bonds are not very very volatile in nature. So unless there is some very good news or very bad news about the company, जितने का प्राइस चल रहा था उतना ही प्राइस चलेगा and interest accrue होते रहता है over the period of time. So the second biggest advantage is liquidity continuously available on the platform. So suddenly a 3-year bond you can purchase even if you plan to park money for 6 months, enjoy the returns for 6 months,
एंड देन आपको अगर आपको एग्जिट करना है आप एग्जिट कर पाओगे. इफ यू से कि नहीं, आई कैन होल्ड फॉर अनदर 6 months or 12 months, you can continue the investment also. So that is the second biggest advantage. Third is that we are a platform focused on the bond category, right? For us, this is bread and butter. Vis-a-vis, let's say if you go to a grow, this is maybe 0.5% or 0.1% of their revenue. So automatically the amount of effort that we'll put to ensure the quality bonds are there, service is correct, operations are perfect, because we are specializing in this one category. The likelihood जो आपके investors का experience होएगा is going to be much 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 better as compared to any other platform. Okay. Okay. We have a question, but before that, just आपके previous answer को. So how are you ensuring? See, in past we've had incidences like DHFL, ILNFS, और अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज ने डिफॉल्ट किया था. So as a platform, आप कैसे ensure कर रहे हो कि you don't end up having these sort of papers in your set of papers या set of bonds? आप वैसे papers ना खरीदो, so आप क्या कर रहे हो उसके लिए? Sure. So I'll tell you what we are doing. Firstly, like you mentioned, every product, every investment, excluding government securities, carries some of the other risks. Even government securities, for that matter, carry some risk, right? They don't carry credit risk, but उनमें interest rate risk होता है, reinvestment risk होता है, and so on. So an investor firstly needs to very very strongly internalize mind में बैठाना पड़ेगा कि अगर मेरे को 5-6% जो government risk है, so there is some element of risk. Now, what are we trying to do to solve this? We are again not claiming कि risk will be zero. If you invest into a 9-10% bond product, कुछ risk बचेगा. But let's say there are 50 companies which are offering 9% return. Our role, or what we are trying to do, is find out the 5 or 10 companies out of the 50 companies which have the lowest risk. Similarly, एक बार 10% का band ले लेते हैं. If there are 50 companies in the 10% band, we are trying to find the 5 or 7 or 10 companies जिनका risk is lowest. How are we doing this? One, by doing market due diligence, like any equity investor will also do. कि market में क्या चल रहा है, speaking to suppliers, vendors, lenders in the case of NBFC. अगर एक NBFC है, generally it would have borrowed from 20-30 banks. So we reach out to 3, 4, 5 banks, identify ki what do they like about the company, what do they dislike, how has been the behavior, and so on and so forth. Similarly, the debt market is also, for your understanding, much larger than equity market. And the debt market returns कम है तो उसके इन्वेस्टर ऑलरेडी ज्यादा कॉशियस होते हैं. तो थोड़ा भी अगर उनको रिस्क लगता है तो वो पुल बैक कर लेते हैं. तो स्पीक टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्पीक टू बैंक्स, स्पीक टू अदर लेंडर्स ऑफ द कार. सिमिलरली अंडरस्टैंड द एसेट साइड ऑल्सो कि उनके पार्टनर्स कौन है. सो डू अ थरो मार्केट ड्यू डिलिजेंस, डू अ थरो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, Okay. लाइक अगेन एन इक्विटी इन्वेस्टर विल डू. कि इस कंपनी का कैश फ्लोज क्या है, रीपेमेंट क्या है, इन द केस ऑफ एनबीएफसी उनका एएलएम क्या है. तो दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज दैट वी डू एट द स्टार्ट, प्लस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, राइट? बिकॉज अगर हमने लेट्स से Jan 25 में एक कंपनी सिलेक्ट की, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका फाइनेंशियल, उसका मार्केट स्टैंडिंग एंड ऑल अदर एस्पेक्ट सेम है एज ऑफ टुडे, व्हिच इज June 2026. In 6 months, 12 months, things can change quite rapidly, especially in the current regulatory environment. So there's continuously tracking also. So in case at some point of time we feel, yeah, this company is not great, we'll come back to you and say, let us exit this position also before it worsens. Now, all of this, Swapnil ji, we are doing to minimize the risk. In this category, we can't guarantee the risk. See, in liquid loans, we were managing the book ourselves, retail investors, so we were ultra confident कि इसमें कभी investor will not bear a loss, and that has played out in reality also. Here, the promise is not the same, right? If an investor goes and invests into a 13-14% bond, then it is possible that once in a decade there is some issue or accident there. Now, to come back to all the names that you mentioned, all of these were inherently very high leverage companies, if you think of it. And in the asset side was weak, it was known in the market, was getting priced. Now, the HFL, in spite of being a AAA name, was getting a 1-2% higher yield in the market, even back then. So one would automatically go in and say, na, कि अगर एक AAA company 7% पे, second AAA company is at 8.5 or 9%, then let me understand a lot more कि ऐसा क्यों है, why is there a higher return that this company is willing to pay. So the long term goal here is to ensure that you minimize risk in such a manner that अगर एक investor ने 2, 3, 5, 7 साल bonds में एक certain portion of his asset allocation लगाया है, his final return, even after if there is an accident, is still a very healthy return. कि अगर continuously आपने से 10.5, 11% पे पैसे लगाए हैं, हो सकता है 5-7 साल में one company goes wrong, can you still make a 9.5 to 10% post NPA return
That I feel is quite possible with just the curation that we're doing. ओके. एंड विल द इन्वेस्टर ऑल्सो गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम आपके साइड से कि अगर कोई पेपर का डाउनग्रेड हुआ है, अपग्रेड हुआ है, या कुछ और मटेरियल चेंज हुआ है जो इन्वेस्टर को जानना जरूरी है, तो इफ ही और शी इज होल्डिंग अ पर्टिकुलर बॉन्ड, सो विल ही गेट दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम यू? They will. ओह फैंटास्टिक. ओके. In the past भी हुआ है, तो we've gone ahead and communicated and try to facilitate an exit also अगर कोई investor not comfortable था. ओके. But luckily till now we've seen, like Ruchir mentioned, 7 upgrades, and there was one company which was temporarily downgraded, which got upgraded again. So in ओके. that case, we did do this. But for the remaining 7, the investors are actually better off क्योंकि capital gain ही हुआ है account में. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. But it is also important to remember, sorry, I'll just add one more point here, कि we keep thinking कि इन सब में 3-4 याद हैं अपने को, जैसे 2018 का एग्जांपल आता है of DHFL and NFS. But all of these companies, or most of these companies, were also listed. Most recently JP Associates, right, which Adani bought over. Now जिन्होंने भी JP Associates को डेट दिया था उनको थोड़ा परसेंटेज तो आज फिर भी वापस मिला है. But all the massive wealth that was created on the equity side is down to zero because that company is now delisted. Those shares are not worth anything at all. So होता क्या है कि डेट में जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, जितने एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही मेमोरी में हाई होते हैं. सिमिलर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कीप हैपनिंग फॉर एवरी कंपनी विच इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट. उसके इक्विटी होल्डर्स को तो जीरो ही मिल रहा है. But there, because we go in with the notion that, इसमें risk है and we are taking that risk, that accident goes out of memory. So what I'm trying to say is, as an asset class, debt is always going to be safer than equity, because wherever there is an accident, debt holders are contractually bound to get paid first. ओके. फिर कुछ अगर बचेगा तो equity holders को वो पैसा मिलता है. तो ओके. by extension, every time you see a case जहाँ debt में कुछ issue है, you should feel sorry for their equity investors कि उनको तो zero ही मिला है. ओके. एक क्वेश्चन है गौतम, इट सेज के कैन वी बाय ट्रेजरी बॉन्ड इन फॉरेन करेंसी एंड इज आल्सो लेवरेज पॉसिबल? Sure. So, for any money that you want to send out of the country, the only mechanism available for the individual investor is liberalized remittance scheme, which allows you to transfer almost $250,000 per individual. So, a family of four can transfer $1 million per year. But that currently we do not facilitate. It is a process which for someone who needs to go through a bank. Now to the second question, I'm not sure वो पहले question से linked है कि नहीं, but let's say if you have bought domestic NCDs, then you can go to one of your NBFC providers like Motilal or Nuvama. Some of them might be willing to provide a loan against security against it. It is not recommended to buy bonds on leverage, but in case you purchased a bond, अगर आपको temporary liquidity का requirement है, then you will have to set up a line. Having said that, most brokers do not offer this very actively as of now. But we are also probably trying to speak to a couple of such NBFCs to offer that, and hopefully we'll have something within the year for our investors. Great, great. Investors, do we have any one of you कोई questions है तो please unmute yourself. गौतम, बाय एनी चांस आपके पास कोई ऐसा डेटा या ये है जो सेज के लास्ट 10 years में, एग्जांपल 15 years में कितने बॉन्ड्स इंडिया में डाउनग्रेड हुए हैं, डिफॉल्ट हुए हैं, उनका डिफॉल्ट होने के पहले रेटिंग क्या था, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द बॉन्ड होल्डर्स हैव लॉस्ट मनी? इज देयर सम स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल विद यू? I have. So just give me try to download and share my screen. Vivek, can you check if I'm allowed to do that? Yes, you can do. Just give me 1 second. Sure. Meanwhile, और कोई है जिन्हें क्वेश्चंस है तो प्लीज यू कैन पुट इट इन द Q&A सेक्शन. और रुचिर, मीनवाइल आप कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड अल्ट्रा लिक्विड? जो आपके ऑप्शंस आप बता रहे थे कि कोई बॉन्ड्स है विच आर लिक्विड एंड सम यू सेड आर अल्ट्रा लिक्विड, सो क्या डिफरेंस है? Sure. So our ultra liquid, I'll start with the ultra liquid option first. Ultra liquid option, if you want to understand, is basically you need to look at it as very similar to your liquid mutual funds. You enter at a certain yield, at a certain point in time आपने enter किया है, आपने एक yield commitment लिया है,
and you exit at the same yield, आपने 7 days 3 months से पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए आपने वो सिक्योरिटी होल्ड किया है, your exit yield is exactly the same as what was committed to you initially. And hence, basis that आपका price back calculate होता है and you can exit anytime, right? So that is our ultra liquid option. Basically, if you are providing that at 9%, compare that to your any other liquid option that you are currently keeping. Let's say अगर आपका savings account में पड़ा हुआ है and it is earning you 5.5% return, तो उसके सामने you are effectively getting anywhere between 8 to 9% returns. So that is the ultra liquid option, and we only have a few of our prime bonds in that, which is basically Navi, Adani, Early Salary, and the likes. And we keep refreshing some of those bonds based on the new additions that we keep on having over there. Then, and the other category of bonds is basically liquid. As Gautam said, that any bond that you purchase on our platform is basically something that you can get out of, right? You can exit that position before maturity because you will be able to sell that bond back to us via the platform itself. And hence we are treating our options as liquid and ultra liquid. Ultra liquid is where there is a exit yield is known to you. Liquid option में the exit yield will probably not be known at the start, क्योंकि आपने let's say अगर hold to maturity के लिए आपने bond खरीदा हुआ है and then 6 months later you decide to exit that position, the exit yield will be slightly lower than at the entry yield at which you basically, अगर आपने for example bond 10% yields पे खरीदा है, आपका exit yield थोड़ा शायद से कम हो जाएगा. As Gautam said that the price variation is very minimal over here, but there will be some amount of pricing differential that will happen, but you will definitely be able to exit that position Okay. at that point in time, and that is our liquid option. Okay. Thank you, रुचिर. यस गौतम, और ये तो एकदम एग्जैक्टली लास्ट 10 years का ही मिल गया आपको. करेक्ट करेक्ट. सो ये जस्ट फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, ये क्रिसिल का डेटा है फॉर लास्ट 10 years FY15 to FY25. इस डेटा में वो कह रहे हैं कि इफ दे हैव रेटेड अ कंपनी एज ट्रिपल ए और डबल ए और ए और ट्रिपल बी इन एनी गिवन ईयर, उसके 12 महीने बाद वो कंपनी का क्या सिचुएशन था. सो आई जस्ट रन यू थ्रू द फर्स्ट लाइन. फॉर एग्जांपल, अगर क्रिसिल ने ट्रिपल ए दिया है, दिस वाज द केस फॉर 17,000 not entities, 17,000 issuances. 98.89% of them remained AAA at the end of 12 months from the date of giving that rating. 1.11% were downgraded by one notch to AA, and 0.01% were downgraded directly to the A category. And there was no single default. So अगर कोई भी कंपनी का default होता है, it goes into this bracket, which is CRISIL derating overnight, and 0% companies defaulted across the last 10 years. If CRISIL ने उस कंपनी को AA rating दिया है, इसके 44,000 instances थे. So as you can see, the sample size is also large. 96% almost remained in AA. 2.28% were upgraded, which means there were more upgrades than downgrades. Because if I add all these categories, 1A, triple B, double B, and so on, total adds up to less than 2%, and 2.28% were upgraded. So on an average, the likelihood of upgrade is higher. Let us jump to directly where we get impacted as an investor, कि अगर वो company default करती है. So on all the AA rating that they have given for the last 10 years, 0.05% have defaulted, which means 1 out of 2,000 cases has defaulted. So अगर आप 2,000 bonds लोगे in any given year, and these numbers play out again, then 1 out of them will default, which is a very, very minuscule percentage. इसको अगर अपन रिवर्स करके देखना चाहें तो लेट्स से अगर AA बॉन्ड में अपने को 9% यील्ड मिलता है, तो देयर इज अ 0.05% चांस डिफॉल्ट हो, तो इफेक्टिवली आपका रिटर्न विल बी 9 minus 0.05%, which is 8.95%. Let's go to the A category. Now A category has even more issuers and even more instances. 85,000 cases में से 93% remained in the A category. 3.65 got upgraded to AA, and 0.17 got upgraded directly to AAA. Again, as you can see, 3.67 plus 0.17, 3.8% companies were upgraded,
and approximately 3% of these were downgraded. So again, upgrade ratio was higher, downgrade ratio was lower. Out of the downgrades also, only 0.07% companies defaulted. So A category में again yield अपने को थोड़ा better मिलता है, but incremental risk as per past data is only 2 basis points higher than the double A category. Let's jump to the triple B category. The most number of instances, 2,16,000 instances. 91.7% after the year remained in the triple B category. 3.5% were upgraded and 4% were downgraded. 4.5%. So now triple B may, as you can see, the likelihood of downgrade hona is higher than the likelihood of upgrade. But again here the number to note is CRISIL category D कि कौन सी कंपनीज इनमें से डिफॉल्ट की, क्योंकि अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया देन उसने आपको अपना कूपन भी पे कर दिया और प्रिंसिपल भी वापस पे कर दिया. अबाउट 0.5% ऑफ कंपनीज आर डिफॉल्टिंग. नाउ एज यू नो ट्रिपल बी कंपनीज वर्सेस ट्रिपल ए कंपनीज में एटलीस्ट 6-7% का रिटर्न का डिफरेंशियल होएगा. उसमें से इंक्रीमेंटल रिस्क इज ओनली 0.5%. तो फॉर पीपल जिनका रिस्क एपिटाइट है, दिस इज नॉट अ वेरी बैड कैटेगरी, राइट? जनरली वी डोंट अंडरस्टैंड बॉन्ड्स वेरी वेल, तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है. But this is the historical data equivalent of bonds and coming from the best agency in the country across a 10-year time frame. तो ऐसा भी नहीं कि selected data है. Across the last 10 years, only 0.5% of companies in triple B have defaulted in a given year. Now, this does not mean that going forward these numbers will exactly play out. They could be better or they could be worse than this. But indicative range is quite strong क्योंकि इसमें sample size काफी बड़ा है. So this is the summary. Double B and B category we generally don't do. We mostly restrict ourselves to A and 1 or 2 names in triple B. So that is the relevant data set in this category. फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच गौतम. और ये इंटरेस्टिंगली ये 10 साल में 2015 से 25 में लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इंक्लूडिंग डीमोनेटाइजेशन, कोविड हो गया है, ऑल दीज एपिसोड्स ऑफ DHFL and so lot of incidences have happened and still this is the statistics. So thank you so Correct. much And if for you getting remember, this. even before COVID, 2016-17 was a big bank cleanup. तो उसमें काफी सारे बैंक्स ने रिफाइनेंसिंग बंद कर दिया था. लॉट ऑफ कंपनीज हैड गॉन बैड. This includes that period also. That was probably one of the worst period for large corporate borrowers. Oh, कोविड में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्मॉल borrowers पे आया था, SMEs पे आया था. लार्ज कॉर्पोरेट्स पे 2016-17 में काफी इम्पैक्ट आया था when this entire PSU bank cleanup had happened. थैंक यू सो मच. दो थैंक यू एवरीवन. बहुत ही इंटरेक्टिव रखा ये सेशन एंड दो वी had Ruchir had finished his presentation right on time, but because of question day the session has got extended. So thank you so much Ruchir and Gautam, and thank you every one of you for being here. We hope that you had a good interactive session and it was a value addition आपके लिए. और Ruchir, thank you so much. Gautam, thank you so much for sparing time and interacting with our investors and sharing your experience, understanding, and how you have made this platform so easy accessible for all the investors. Even retail investor भी आज के दिन में जाके कोई 9-10% का बॉन्ड खरीद सकता है, प्लस उन्हें लिक्विडिटी मिल सकता है. आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी बिग एंड आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट में या फिक्स्ड इनकम सेगमेंट में जुड़ जाएंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ योर्स. Yes, yes. Thank you, Swapnil ji, for inviting us, and thanks again to all the investors for attending on a early morning on a weekend. Yes, thank you so much everyone.